हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम डीएसएसबी के नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको मेथड करा चुकी हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन करा चुकी हूँ, प्रोग्राम लर्निंग करा चुकी हूँ, आपको लेवल ऑफ टीचिंग भी करा चुकी हूँ। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में। आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे टीचिंग का, ब्लूम टेक्सोनॉमी देखेंगे कि कैसे ब्लूम ने जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको सेट किया है, तो उनके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप इसकी प्लेलिस्ट को पूरा देखिए शुरुआत से, तो आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य। दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आपको ये चीज़ पता ही होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक जर्नल है और एक आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल आपका किसी भी विषय को लेकर हो सकता है। मान लीजिए आप गणित विषय के बारे में बात कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप उस विषय से बच्चे को क्या ज्ञान देना चाहते हैं वो आपका सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से ओपनली लिखा हुआ है, आप नोट्स में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को या उस पर्टिकुलर जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे को कितना ज्ञान मिल सकता है, उसे कहा जाता है आपका विशेष उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं बच्चों को ट्रायंगल पढ़ा रही हूँ और मैं इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ, तो उसमें छात्र क्या होगा, त्रिभुज की आकृति को पहचान जाएगा, छात्र विभिन्न प्रकार के त्रिभुज में अंतर कर पाएगा। तो यानी अगर मैं जो भी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ बच्चे को, वो उसके बारे में जान जाएगा अच्छी तरीके से, वो होता है स्पेसिफिक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी ब्लूम ने कितने तरीके से उद्देश्य को डिफाइन किया है। ब्लूम के अनुसार सीखना क्या है, बच्चे के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आना ही सीखना है, ये कहते हैं ब्लूम वाक्य। उसके बाद मैं बात करूं तो ब्लूम ने अपने जितने भी उद्देश्य हैं उनको 3 वर्गों में बांटा है। पहला है आपका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है आपका भावात्मक यानी कि अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तीसरा है आपका साइकोमोटर यानी कि मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं, मनोगत्यात्मक आप कह सकते हैं, मनोगत्यात्मक कहा जाएगा, मनोगत्यात्मक उद्देश्य। पहले की मैं बात करती हूँ संज्ञानात्मक उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इनका संबंध छात्र की संज्ञानात्मक क्षमता तथा संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन से होता है। आप देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि नॉलेज, अगर आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज में चेंजमेंट हो रहे हैं, तो आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है। साथ ही आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन अगर बच्चा कर रहा है, किसी चीज़ को एनालाइज कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है या इवेल्युएट कर रहा है, तो वो आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य का ही अंश होगा। चलिए आगे चलते हैं। भावनात्मक उद्देश्य, इसका संबंध जो है वो भावनात्मक अनुभव और मूल्यों से होता है। यह मूल्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसको कहा जाता है अफेक्टिव ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप वैल्यूइंग करने लग जाएं किसी चीज़ का, आप कॉन्सेप्ट बना लें किसी चीज़ का, आपने जो रिसीव किया रिसीविंग करें, तो वो आपका भावनात्मक उद्देश्य में आएगा। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा है आपका साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव डोमेन यानी कि मनोगत्यात्मक उद्देश्य। तो यह उद्देश्य शारीरिक क्षमता और गत्यात्मक क्षमता के विकास से संबंधित है। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे के शरीर के बारे में जानकारी दे, ये बताता है, शरीर की विकास करने में मदद करता है, फाइन मोटर स्किल बच्चे को सिखाता है, ग्रॉस मोटर स्किल का बच्चे के अंदर विकास करता है। तो फाइन और ग्रोस तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सूक्ष्म और स्थूल इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसको मैं आगे बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी, जो मैंने अभी आपको बताया उसी पर ही यहाँ पॉइंट्स में चीज़ें डिफाइन की हुई है। जैसे मैं बात करूँ कॉग्निटिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की, तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, आपका ये थोड़ा सा कटा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। अगर मैं बात करूँ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की, तो रिसीविंग हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया,
आपका वैल्यूइंग हो गया, कॉन्सेप्टलाइजेशन हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया आपका। तो ये सारे आपके अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। साइकोमोटर की अगर मैं बात करूँ तो इम्पल्सन, आपका मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन, ये सारे के सारे आपके जो है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। आपको इस सारे के सारे ही याद रखने हैं। डीएसएसबी किसी भी एक पॉइंट को उठाकर पूछ सकता है कि ये ब्लूम के किस पक्ष का अंश है या ये किस पक्ष से संबंधित है। जैसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन पूछ लिया तो उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन जो है वो साइकोमोटर में आता है, अफेक्टिव में आता है या आपका कॉग्निटिव में आता है। इसके अलावा वो कोई भी एक आपको जो है वर्ड दे सकते हैं या सभी में आता है। तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन हमारा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में आता है। आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं काफ़ी जो है धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, हैंड रिटन मेरे ही ऑन नोट्स हैं, आप इस पर पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हैं और क्रॉस चेक भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप की। तो पहले में जब हमने देखा संज्ञानात्मक की हमने बात की है, यानी कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन की हमने बात की है, तो हम इनके पॉइंट्स नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इनको हम डीप में अब पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं बात करूँ संज्ञानात्मक पक्ष की, तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक व्यवहार परिवर्तन को 6 सोपानों में बांटा है और ये 6 सोपान हायरार्किकल है, यानी कि आपका पदानुक्रमित है। पहले की बात करें तो ज्ञान, ज्ञान सबसे छोटा है, प्रथम है। अधिगम का अगला स्तर करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट, जब किसी सूचना या तथ्य को केवल याद कर लिया जाए परंतु उसका अर्थ ना पता हो तो उसे ज्ञान कहेंगे। यानी कि सिर्फ आपने अपने मानस पटल पर एक चित्र अंकित कर लिया है, वो ज्ञान है आपका। आपने किसी बिल्ली को देखा, बिल्ली है, बस वो ज्ञान है आपका। आप उसे समझेंगे नहीं, आप उसे जानेंगे नहीं, तो वो आपका ज्ञान है। इसे स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल भी कहा जाता है। किसी बिल्ली को कुत्ता बताना, कुत्ते को बिल्ली बनाना, ठीक है, ये आपका ज्ञान का अंश नहीं है। ज्ञान मतलब उसके बारे में आप क्या चीज़ समझते हैं। परिभाषा देना या नाम बताना, जैसे मैंने अभी बताया बिल्ली को वो बिल्ली या कुत्ते को कुत्ता, लिखना, पहचान करना, सूची बनाना, मिलान कर पाना, याद की गई चीज़ों को सुनना आदि, ये सब आपका ज्ञान में आता है। और अभी आप डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको दे रखा होगा कि लिखना या पहचान करना, सूची बनाना, ये ब्लूम टेक्सोनोमी के किस पक्ष का अंश है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा परिभाषा देना, नाम बताना, लिखना, पहचान करना, सूची बनाना, मिलान कर पाना, याद की गई चीज़ों को सुनना आदि। चलिए आगे चलते हैं। अवोध यानी कि समझ, कॉम्प्रिहेंशन, जब आप वर्णन करते हैं किसी चीज़ का, आपने उस चीज़ को देखा, समझा और आपने वर्णन करना शुरू कर दिया, व्याख्या कर पाते हैं आप उसका। और बच्चा जो है किसी चीज़ को उदाहरण देकर अगर समझा रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। प्रयोग करना यानी आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, बच्चा प्रदर्शन कर पाएगा उसका, बच्चा उसको लेबल कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, उनमें जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनका प्रयोग कर रहा है और क्वेश्चन को हल कर रहा है। बच्चा सूत्रों को बदल रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो उस चीज़ को सही अपने आप कर सके, वो आपका एप्लीकेशन है। चलिए आगे चलते हैं। विश्लेषण की बात करती हूँ, एनालिसिस की बात करती हूँ। तो बच्चा एक अंश में अंतर कर पाएगा, तुलना कर पाएगा, उसका विपरीत बता पाएगा। यानी यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो भी अपना सीखा हुआ ज्ञान है ना, उस सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतर करके उसमें चीज़ों को और ज़्यादा जोड़ रहा है। जो चीज़ उन्हें गलत की है उसको सही करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे विश्लेषण कहा जाएगा। संश्लेषण होता है एकीकरण यानी कि सिंथेसिस। इसके अंदर बच्चा विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में संवित करके संपूर्ण का निर्माण करना होता है। यानी बच्चा क्या कर रहा है, जो भी उसने सीखा उसको क्या करेगा, उसके अंदर जोड़ेगा, समाहित करेगा। जो भी उसका पहला प्रीवियस ज्ञान होगा उसको मॉडिफाई करेगा थोड़ा सा और उसको अपने नए ज्ञान के साथ जोड़ लेगा। यही होता है संश्लेषण करना, ठीक है। तथा अमूर्त संबंधों की खोज करना सीखता है। इससे रचनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। टुकड़ों को इकट्ठा करके संपूर्ण ज्ञान लेना इसमें पड़ता है। यानी बच्चा जो है वो सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है और उसको समझने का प्रयास करता है। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा समराइजेशन कर पाएगा, बालक निष्कर्ष निकाल पाएगा, चर्चा कर पाएगा
और सामान्यीकरण कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है कि बच्चा निष्कर्ष निकाल पाएगा। ज़्यादातर लोग इसको मूल्यांकन बता देते हैं, पर नहीं, बच्चा अगर निष्कर्ष निकाल रहा है आपका, तो वो संश्लेषण के अंदर ही आएगा। निष्कर्ष निकालना संश्लेषण के अंदर आएगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन का स्तर एक छात्र को पाठ के आंतरिक अधिगम को वातावरण के बाह्य अधिगम से संबंधित करना पड़ता है और अपना निर्णय देना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इवैल्यूएशन की, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का तृतीय स्तर है। बच्चा निर्णय दे सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, बच्चा आलोचना कर पाएगा और सिद्ध कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके इवैल्यूएशन के अंदर आती है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किसी कार्य को सिद्ध कर रहा है, या बच्चा किसी जो भी वो कॉन्सेप्ट ले रहा है उसको सिद्ध कर रहा है, तो वो किस में आएगा, इवैल्यूएशन में आएगा। निष्कर्ष निकाल रहा है बच्चा, तो वो भी इवैल्यूएशन में आएगा। अभी हमने ऊपर भी ये चीज़ पढ़ी थी आपका कि बालक जो है निष्कर्ष निकाल पाएगा, और मैंने ये बताया था कि ज़्यादातर लोग जो है उसको मूल्यांकन कर देते हैं। बच्चा निष्कर्ष निकाल पाएगा, ये आपका संश्लेषण में ही आएगा। यहाँ पर इवैल्यूएशन में जो बच्चा निष्कर्ष निकाल पा रहा है, वो बच्चा अपने परफॉर्मेंस का निष्कर्ष निकाल पा रहा है कि जो उसने परफॉर्मेंस किया है वो सही है या नहीं है। पर अगर बच्चा किसी कॉन्सेप्ट का इवैल्यूएशन कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को वो समझ रहा है और संश्लेषण कर रहा है, वहाँ पर अगर वो निष्कर्ष निकाल रहा है तो वो संश्लेषण में आएगा। ठीक है, आपको इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इवैल्यूएशन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का तृतीय स्तर। बच्चा निर्णय दे सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, बच्चा आलोचना कर पाएगा और सिद्ध कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष निकालना अपने परफॉर्मेंस का निष्कर्ष निकालने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भावनात्मक पक्ष, उद्देश्य या पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसमें यह आता है कि कोई चीज़ ज्ञान हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, जैसे किसी अच्छी आदत को सीख सकते हैं, खुद में कैसे विकसित कर सकते हैं। भावनात्मक पूरी तरीके से भावनाओं से संबंधित है, यानी कि एक तरीके का अफेक्टिव डोमेन है कि आपका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला होता है ग्रहण करना या अपनाना, किसी चीज़ को रिसीव करना। जैसे यदि कोई गुण या भाव ग्रहण करना है तो उसे कैसे ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति जो है वो सजग होंगे, अवेयर होंगे। ग्रहण करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तो ही हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, यानी कि समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, जैसे कि थ्रोनडाई का आपने पढ़ा होगा, प्रभाव का नियम। ठीक है, अगर हमारे ऊपर जो है उसने रिस्पॉन्स जो पॉजिटिव दिया है तो हम उस काम को बार बार करेंगे। हमारे ऊपर नेगेटिव आता है तो हम उस काम को वहीं पर छोड़ देंगे। तो दूसरा है आपका रिस्पॉन्डिंग, यानी कि स्वयं अच्छे व्यवहार का शुरू कर देना। जैसा व्यवहार देखा वैसा ही व्यवहार शुरू कर देना, यानी कि इसलिए तो आपको बोला जाता है कि आदर्श टीचर होना चाहिए। जैसा ही अध्यापक का व्यवहार होगा, बालक भी उसी व्यवहार को क्या करेंगे, लेंगे, और उसी व्यवहार को देखते हुए अपने व्यवहार में चेंजमेंट करेंगे। दूसरा है अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया में सहमति होना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर है, आप कोऑपरेट कीजिए, मैं बोल रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए। दूसरा है आपका अनुक्रिया में सहमति होना, यानी कि बच्चा जो भी अनुक्रिया अपना दे रहा है उसमें अनुक्रिया में सहमति होना अति आवश्यक है, तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है अनुक्रिया के लिए इच्छा होना। आप जो भी अनुक्रिया कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आप देने वाले हैं, उसके लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर उसको चीज़ को लेकर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ को कभी भी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। अनुक्रिया करने में संतुष्टि होना, तो ये तीनों चारों जितने भी पॉइंट्स हैं, सब थ्रोनडाई के ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुमूलन यानी कि वैल्यूइंग। पहली स्टेज में गुण आदत को रिसीव किया, दूसरी स्टेज में उनके जैसी अनुक्रिया कर रहे हैं जो संतुष्टि दें। अब तीसरी स्टेज की हम बात करते हैं। इस स्टेज में उस आदत गुण की वैल्यू को और समझते हैं, उसको अपने एक गुण की तरह स्वीकार करेंगे। यानी पहले आपने क्या किया, पहले आपने जो है इस स्टेज में उस आदत वह गुण को वैल्यू करते हैं, आप समझते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे होनी चाहिए। फिर आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा, इस वैल्यू का आदर करते हैं और उस गुण के लिए प्रतिबद्धता आपके अंदर आती है कि भाई हाँ मैंने जो कमेंटमेंट कर दी और मैं उसी कमेंटमेंट पे खड़ा उतरूँगा।
उससे अगला है आपका कॉन्सेप्टलाइजेशन। जब आप एक कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में फॉर्मेशन कर लेते हैं, यह स्टेज में व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। वो मान लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे से ऊपर कोई नहीं होगा। उसके मन में जो बात बैठ जाती है, जो उसकी आदत बन जाती है, वो उसकी आदत बन ही जाती है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा यह जान लेता है कि किस अवसर पर कौन सा व्यवहार उचित है। अपने व्यवहार को संगठित करना सीख जाता है। जो आदतें उसने सीखी ही हैं वह उसमें खो जाता है, वह उसके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। उसके बाद आता है आपका चरित्र निर्माण करना, यानी कि आपका करेक्टराइजेशन करना। बच्चे में अनेक गुण आ जाते हैं और वह क्या करने लग जाता है, उसको परमानेंट बना लेता है अपने व्यवहार में। इस स्टेज तक आते आते क्या होता है कि वह आदत उसकी पहचान बन जाती है, उसका चरित्र बन जाता है। वो यहाँ पर आप चाह के भी उसको नहीं चेंज कर पाते। उसके बाद अगला आता है आपका मनोशारीरिक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर ले लेते हैं। कोग्निटिव की अगर हम बात करेंगे तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एक आपका इवैल्यूएशन। दूसरा अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। तीसरी की बात करते हैं साइकोमोटर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोमोटर के बारे में। मनोगत्यात्मक, मनोशारीरिक पक्ष। इसमें बच्चे के शारीरिक व क्रियात्मक विकास को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बढ़ाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले आता है उद्दीपक। अब क्या होगा कि किसी भी कार्य को करने की उत्तेजना प्राप्त होना। जब उद्दीपक होगा तभी तो उस कार्य को आप सही तरीके से कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास कुआं है और जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी तब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे। आपके पास एक उद्दीपक होनी चाहिए कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी चाहिए। तो उद्दीपक कार्य करने की स्पीड बढ़ा देता है। आप जितनी ज़्यादा आपकी चाह होती है उतनी ही बड़ी आपकी राह होती है। अगला आता है आपका कार्य करना, यानी कि मैन्युपुलेशन। उद्दीपक उत्तेजना मिलने के बाद बच्चा कार्य करने लगेगा। कार्य पहली बार में सही नहीं होता। जैसे जैसे वो कार्य को बार बार करता है उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है और बाद में उसका कार्य जो है वो ठीक प्रकार से होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल, कि बच्चे को जिस कार्य में इंटरेस्ट होगा वह उसको बार बार करने की कोशिश करेगा। तो एक स्टेज पर उसे अच्छे से करने लगता है, उस कार्य पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आता है आपका समन्वय करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन करना। दो कार्य को एक साथ करना। जब बच्चा एक काम में परफेक्ट हो जाता है तो उसके साथ दूसरे कार्य को कोऑर्डिनेशन कर लेता है, यानी कि वो जो है कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। कार चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, यानी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक के साथ बच्चा एक कर सकता है। उसके बाद आता है स्वाभाविकरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन। इस स्टेज में अब वह काम उसका स्वभाव बन जाता है, दोबारा सीखने की ज़रूरत उसको नहीं होती। आदत निर्माण, यानी कि जब आप हैबिट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप अपनी हैबिट बना लेते हैं तो उसे कहा जाता है हैबिट फॉर्मेशन। इसमें आता है कि हम उस काम को चाहे काफ़ी समय अंतराल के बाद भी करें, उसे भूलेंगे नहीं, वह कार्य या गुण हमारी आदत बन जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको आदत निर्माण और हमारे तीनों ही डोमेन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा लेती हूँ कि ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो उसमें 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो एक आपका कॉग्निटिव है, दूसरा अफेक्टिव है, तीसरा आपका साइकोमोटर है। कॉग्निटिव में आपके 6 आ जाते हैं, 6 अंग आ जाते हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एक आपका इवैल्यूएशन। ऐसे ही 6 आपके अफेक्टिव में आते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइज। तीसरा आपका साइकोमोटर में आते हैं इम्पल्सिंग, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for watching. Thanks for watching this video.